हाय। अगर आपको इनकम टैक्स में नॉलेज नहीं है फिर भी आप ITR-1 खुद फाइल कर सकते हैं। बड़ी सिंपल सी कैलकुलेशंस है। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख लोगे तो आप ITR-1 फाइल करने का पूरा प्रोसीजर समझ जाएंगे और खुद फाइल कर सकते हैं। बहुत आसान है। ITR-1 कब फाइल करते हैं? अगर आपकी सैलरी की इनकम है या आपको पेंशन मिलता है या आपको कोई रिटायरमेंट बेनिफिट मिला है, जैसे आपको ग्रेचुइटी मिली है, या फिर आपकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है जहाँ से आपको रेंट मिलता है, या फिर आपकी अदर सोर्स की इनकम है जैसे आपको इंटरेस्ट मिलता है बैंक से, तो भी आपको ITR-1 फाइल करना मैंडेटरी होता है। तो उस केस में आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पर विजिट करना है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं, आज का वीडियो सेशन हम क्लियर टैक्स के साथ मिलकर बना रहे हैं। और क्लियर टैक्स टैक्स रिलेटेड इश्यूज के लिए सबसे पॉपुलर वेबसाइट है। और इसकी खास बात यह है कि आप ITR-1 फ्री में फाइल कर सकते हैं इस सॉफ्टवेयर के जरिए। और यहाँ पर आपका डेटा बिल्कुल सेफ रहता है और बड़े आसानी से प्रोफेशनल तरीके से आप ITR फाइल कर सकते हैं। आपकी कंप्यूटेशन भी ऑटोमेटिकली यहाँ पर जनरेट हो जाती है और आपका काम काफ़ी सिंपल हो जाता है। तो हम दोनों ही तरीके से देखेंगे कि इनकम टैक्स की वेबसाइट के थ्रू अगर आप फाइल करना चाहते हैं या क्लियर टैक्स का आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला है। तो सबसे पहला काम जो आपको करना है, इनकम टैक्स की वेबसाइट पे आपको विजिट करना है, जो कि ये इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov.in। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से एक्सेस कर सकते हैं। आपको सबसे पहले करना है कंटिन्यू टू होम पेज। अगर आपने आज से पहले कभी ITR फाइल नहीं करी है तो आप खुद को रजिस्टर कर सकते हैं इनकम टैक्स की वेबसाइट पे, जहां से आपकी लॉगिन डिटेल्स क्रिएट हो जाएगी। तो आपको जाना है रजिस्टर योरसेल्फ पे और यहाँ पर अपना स्टेटस आपको इंडिविजुअल सिलेक्ट करना है। और रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर काफ़ी सिंपल है। आपको बस अपने पैन कार्ड की डिटेल्स प्रोवाइड करनी है। एक सीक्रेट क्वेश्चन आप यहाँ पर फिक्स कर सकते हैं। अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आप प्रोवाइड करेंगे जिस पे OTP आएगा, और अपना एड्रेस आपको यहाँ प्रोवाइड करना होता है। उसके बाद आपका लॉगिन कंप्लीट हो जाएगा। जब हम लॉगिन की बात करते हैं तो आपका यूज़र आईडी आपका पैन नंबर होता है, आपको सिर्फ पासवर्ड क्रिएट करना होता है। और इन केस अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं या आपका लॉगिन किसी और ने क्रिएट किया था और अब आप एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं या वो पर्सन आपको लॉगिन डिटेल्स नहीं दे रहा है, तो आप कैसे लॉगिन कर सकेंगे, इस टॉपिक के ऊपर भी हम बहुत जल्द वीडियो लेके आने वाले हैं, उसमें हम डिटेल में कवर करेंगे। लेकिन फिलहाल अगर आपके पास लॉगिन डिटेल्स है तो आपको सबसे पहले लॉगिन कर लेना है और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप तरीके से हम देखेंगे ताकि कोई कंफ्यूजन आपको नहीं रहेगा। तो हम लॉगिन कर लेंगे और इस तरीके का डैशबोर्ड आपके इनकम टैक्स पोर्टल पे ओपन होगा। अब यहाँ पर सबसे पहला काम जो आपको करना है वो आपको जाना है माय अकाउंट में, और यहाँ पर व्यू फॉर्म 26AS है, आपको इसे सिलेक्ट करना है। देखिए फॉर्म 26AS क्या होता है, जो आपका TDS डिडक्ट होता है। अगर मैं आपको TDS को भी थोड़ा सा समझाऊं, तो जब हम TDS की बात करते हैं, देखिए इनकम टैक्स क्या होता है। इनकम टैक्स आमतौर पर एनुअल बेसिस पे पे किया जाता है। आपको बार बार पे नहीं करना होता। जैसे GST होता है कि आप हर बार कोई भी सामान खरीदते हैं या सर्विस आप कंज्यूम करते हैं, आपको GST पे करना होता है। लेकिन इनकम टैक्स एनुअल बेसिस पे कैलकुलेट होता है। पर इसका कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है कि मान लेते हैं कि आप एम्प्लॉय हैं, अब आपको सैलरी मिलती है, आपको हर महीने सैलरी मिलेगी। अब 12 महीने के बाद जब अगला ईयर आएगा, उस ईयर में आप अपनी जो टैक्स लायबिलिटी है उसको कैलकुलेट करेंगे, जिसे असेसमेंट कहते हैं। और उसमें फिर डिसाइड होगा कि आपको टैक्स पे करना है या नहीं करना है, आपकी टैक्स लायबिलिटी एक्चुअल में कितनी होती है। लेकिन गवर्नमेंट को कई बार जो टैक्स कलेक्शन है वो पहले चाहिए रहता है, और गवर्नमेंट को ये डाउट भी होता है कि भाई कोई पर्सन बाद में टैक्स पे करेगा या नहीं करेगा। इसीलिए उन्होंने TDS के प्रोविजंस बनाए हैं, जिसमें होता ही है जो आपका एम्प्लॉयर है वो आपकी सैलरी में से कुछ अमाउंट डिडक्ट करता जाएगा, जिसे TDS कहते हैं। और ये TDS गवर्नमेंट को जमा हो जाएगा और आपके पोर्टल पे, यानी कि आपके फॉर्म 26AS में वो रिफ्लेक्ट करेगा। फिर अगले साल जब आप असेसमेंट करेंगे तब आप आइडेंटिफाई करेंगे कि भाई आपकी एक्चुअल में टैक्स लायबिलिटी कितनी है। फिर अगर आपने TDS ज़्यादा पे कर दिया था
तो जितना एक्स्ट्रा गवर्नमेंट को आप पे कर चुके हैं वो आप रिफंड के तौर पे क्लेम कर सकते हैं। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट रहता है टीडीएस का। तो फॉर्म 26AS वही फॉर्म है जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि पूरे फाइनेंशियल ईयर में किन किन लोगों ने आपका टीडीएस डिडक्ट किया है। अब आप यहाँ पर देखेंगे दो फॉर्म आपको नजर आ रहे हैं, फॉर्म 16 और 16A। फॉर्म 16 का मतलब ये होता है जब आपका एम्प्लॉयर आपका टीडीएस डिडक्ट करता है तो टीडीएस सर्टिफिकेट आपको देता है, जिसका मतलब ये कि उन्होंने आपका टीडीएस डिडक्ट किया है। और फॉर्म 16 में आपकी सैलरी की सारी डिटेल्स लिखी रहती है। अगर आपके पास फॉर्म 16 अवेलेबल है तो उसके अकॉर्डिंग बहुत आसानी से आप अपनी आईटीआर फाइल कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो दोनों प्रोसीजर अभी हम देखेंगे। और फॉर्म 26AS होता है वो समरी है, चाहे उसमें आपका फॉर्म सैलरी का टीडीएस हो या नॉन सैलरी टीडीएस हो। अगर नॉन सैलरी टीडीएस होता है तो उस केस में फॉर्म 16A जिसे टीडीएस सर्टिफिकेट कहते हैं वो जनरेट किया जाता है जो पर्सन टीडीएस डिडक्ट करता है। तो सिंपल है कि आप फॉर्म 26AS ओपन कर लीजिए। तो आप यहाँ पर असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करेंगे। देखिए असेसमेंट ईयर का मतलब है जिस ईयर की आप इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं उसका जो अगला ईयर होता है वो आपका असेसमेंट ईयर होता है। तो हम फाइनेंशियल ईयर 1920 फाइनेंशियल ईयर 19-20 की हम आईटीआर फाइल कर रहे हैं तो उसका असेसमेंट उसका अगला ईयर होगा जो कि होगा 2021। तो इसे हम सिलेक्ट कर लेंगे, व्यू एज HTML मोड आप करिए और व्यू और डाउनलोड कर लीजिए। अगर डाउनलोड करना है आप एक्सपोर्ट एज PDF कर सकते हैं। और आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर नेम ऑफ डिडक्टर दिखा रहा है और कितनी अमाउंट है वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है। इसका मतलब कि इन दो लोगों ने टीडीएस डिडक्ट किया है। अगर आप एम्प्लॉय हैं तो आपका जो टीडीएस होगा अंडर सेक्शन 192 में डिडक्ट होगा। तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कौन से सेक्शन में आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं अंडर सेक्शन 194C में डिडक्ट हुआ है, यानी कि ये हमारी सैलरी इनकम नहीं है। तो आपका अगर फॉर्म 16 इशू हुआ है तो यहाँ पर आपके एम्प्लॉयर की डिटेल्स आएगी और जब जब उन्होंने टीडीएस डिडक्ट किया है तो अंडर सेक्शन 192 रिफ्लेक्ट होगा। तो इस फॉर्म 26AS को आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब इसमें जो जो इनकम्स आपको दिखा रखी हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ना टोटल अमाउंट पेड या क्रेडिटेड, यानी कि ये आपकी इनकम है। तो इसे आपको इनकम तो रिपोर्ट करना पड़ेगा क्योंकि इस अमाउंट के ऊपर टीडीएस डिडक्ट हुआ है। तो आप इनकम टैक्स की साइट पर जाएंगे। अब आपने 26AS में देख लिया कि आपका कौन कौन सा टीडीएस डिडक्ट हुआ है। अब आप चाहें तो आप क्लियर टैक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाके भी आईटीआर फाइल कर सकते हैं। तो इनकम टैक्स रिटर्न में आपको जाना है और असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो वही मैंने बताया जो फाइनेंशियल ईयर है उसका अगला ईयर 19-20 हमारा फाइनेंशियल ईयर है तो उसका अगला 20-21 हमारा असेसमेंट ईयर होगा। आईटीआर 1 हम सिलेक्ट करेंगे। फाइलिंग ओरिजिनल और सबमिशन मोड हम ऑनलाइन ही प्रिपेयर कर रहे हैं, आप चाहे तो ऑफलाइन कर सकते हैं बट हम ऑनलाइन ही प्रिपेयर कर रहे हैं और इसके बाद आप कंटिन्यू कर देंगे। तो जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे आपके सामने फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब इस फॉर्म को आपको फिल करना है और यही फॉर्म जो है आप क्लियर टैक्स के थ्रू बहुत आसानी से भी फिल कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ क्लियर टैक्स में आपको कैसे फिल करना है। तो आप यहाँ पर इनके प्लान देखेंगे। अगर आप खुद आईटीआर फाइल करते हैं तो आप 7 मिनट्स के अंदर अपनी आईटीआर 1 खुद फाइल कर सकते हैं। अगर आप एक्सपर्ट का असिस्टेंस लेते हैं तभी आपको फी पे करने की ज़रूरत है, बाकी क्लियर टैक्स के थ्रू फ्री में फाइल कर सकते हैं। तो स्टार्ट ई फाइलिंग नाउ में आप जाएंगे और यहाँ से आपको लॉगिन करना पड़ेगा। मैंने ऑलरेडी लॉगिन कर रखा है। तो ये पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा अगर आपके पास फॉर्म 16 है। देखिए फॉर्म 16 के अंदर आपकी सैलरी का पूरा ब्रेकअप दे रखा होता है कि आपकी ग्रॉस सैलरी कितनी है, आपकी बेसिक सैलरी कितनी है, आपको कौन कौन से अलाउंसेस मिले हैं, आपको हाउस रेंट अलाउंस मिला है कि नहीं मिला, आपको क्या ग्रेचुइटी मिली है कि नहीं मिली, जो भी आपकी एम्प्लॉयर आपकी इनकम रिपोर्ट करता है टीडीएस फाइल करते वक्त वो सारी डिटेल्स आपकी फॉर्म 16 के अंदर आ जाती हैं। अगर फॉर्म 16 आपके पास सॉफ्ट कॉपी में है तो आप ये अगर सिलेक्ट करते हैं यहाँ पर अपलोड करते हैं तो क्लियर टैक्स में फिर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जो जो डिटेल्स सैलरी की आपकी दे रखी होगी फॉर्म 16 में ऑटोमेटिकली फॉर्म में एंटर हो जाएगी।
आपको फिर सोचने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने हिसाब से जो जो ऑप्शंस होंगे उन ऑप्शंस में वो फिगर्स मेंशन हो जाएगी। अगर आप मैनुअली करते हैं तो कैसे करेंगे, तो मैं फाइल विदाउट फॉर्म 16 कर देता हूँ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अपनी पर्सनल डिटेल्स डालनी है, वो आप डाल सकते हैं। इनकम सोर्स में जब मैं जाऊँगा तो सबसे पहला है सैलरी। अब यहाँ पर मैं एम्प्लॉयर का नेम सिलेक्ट कर सकता हूँ, एम्प्लॉय कैटेगरी सिलेक्ट कर सकता हूँ। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है तो आप प्राइवेट ही सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहला है सैलरी एज पर सेक्शन 17 सबसेक्शन 1। अच्छा, एक चीज हमें यहाँ पर समझने की जरूरत है। देखिए, जब हम सैलरी की बात करते हैं तो सैलरी को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है कि आपकी जो टैक्सेबल सैलरी होती है, और एक सैलरी होती है जो कि आपकी एग्जेम्प्ट होती है। सैलरी का कुछ पार्ट एग्जेम्प्ट होता है, और एक टर्म आप अक्सर सुनेंगे जो कि है डिडक्शन, कि हमें डिडक्शन मिल गई। देखिए, एग्जेम्प्ट का मतलब ये हो रहा है कि हम उसको इंक्लूड ही नहीं कर रहे। एग्जेम्प्ट का मतलब है कि वो अमाउंट जिसको हम इंक्लूड ही नहीं कर रहे, इसको हम अलग से रिपोर्ट करते हैं। और डिडक्शन का मतलब ये है वो अमाउंट हम डिडक्ट कर रहे हैं जो पहले टैक्सेबल सैलरी के अंदर ऑलरेडी इंक्लूड है, तभी तो हम उसको डिडक्ट कर रहे हैं। तो एग्जांपल के तौर पे अगर मान लेते हैं जो इनकम है सैलरी की वो 5 लाख है, और इस 5 लाख में से लेट से जो 50,000 है ना, वो हमारा हाउस रेंट अलाउंस है। और जब हमने हाउस रेंट अलाउंस की कैलकुलेशन करी तो हमने ये पाया कि 40,000 का हाउस रेंट अलाउंस हमारा एग्जेम्प्ट होता है। अभी कैसे कैलकुलेशन करते हैं वो भी हम देखेंगे। तो 5 लाख में से 40,000 जो है एग्जेम्प्ट है, इसका मतलब हमारी जो टैक्सेबल सैलरी कितनी है, 4,60,000, और जो 40,000 है वो हम एग्जेम्प्ट रिपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पर 17(1) के अंदर हम डाल देंगे जो भी मोनेटरी मनी की टर्म्स में जो भी हमें सैलरी मिली है वो जो टैक्सेबल पार्ट है। वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स में आएगा जो नॉन मोनेटरी बेनिफिट्स आपको मिलता है, यानी कि आपके बिहाफ पे, फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय आपको रोज डिनर कराता है, और या फिर मील आपको करवाता है, या फिर आपको रहने के लिए फ्री में एक घर दे रखा है, या आपको फ्री में कार दे रखी है। तो ये सारे जो बेनिफिट्स होते हैं इसे परक्विजिट्स कहते हैं, और ये परक्विजिट्स भी टैक्सेबल होते हैं। और इसकी डिटेल्स भी आपको प्रोवाइड करनी पड़ती है कि भाई वो जो घर है वो कितने रुपए का घर आपको रहने के लिए दिया है, अगर वो उसका रेंट कितना होता अगर वो आपको नहीं दिया होता, या जो आपको कार दी है तो उसको हम मनी की टर्म्स में कन्वर्ट करते हैं। आपके फॉर्म 16 में डिटेल्स दे रखी होंगी, उसके हिसाब से आपको यहाँ पर डाल देनी है। प्रॉफिट इन लीव ऑफ सैलरी का मतलब आपको अगर कोई कंपेंसेशन मिला है नौकरी छोड़ने के लिए तो वो डिटेल्स आप यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। तो मान लेते हैं कि लेट्स से सैलरी में हम प्रोवाइड कर देते हैं, लेट्स से कि हमें 8,45,000 की हमारी टैक्सेबल सैलरी है, राइट। अब हमें एग्जेम्प्ट अलाउंसेस कैलकुलेट करने हैं। मान लेते हैं हमें परक्विजिट्स नहीं है, तो बहुत सारे केसेस में परक्विजिट्स नहीं होते हैं, नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स नहीं होते हैं, आप इसको छोड़ सकते हैं अगर आपके केस में नहीं है। अब एग्जेम्प्ट अलाउंसेस में बहुत सारे अलाउंसेस होते हैं जो आपके एग्जेम्प्ट होते हैं, तो वो डिटेल्स आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। तो जैसे मैंने मोस्ट पॉपुलर अलाउंस है HRA। अगर आपके फॉर्म 16 में HRA दे रखा है तो HRA को आप कैसे उसका बेनिफिट ले सकते हैं। कंडीशंस ये है, हाउस रेंट अलाउंस अगर आपको मिलता है, और इसका बेनिफिट आप तभी ले सकते हैं जब आप एक्चुअल में रेंट पे करते हैं। आप एक्चुअल में रेंट पे करते हैं, इसका मतलब आप रेंटेड प्लेस पे अगर रहते हैं तो ही आप HRA क्लेम कर सकते हैं। इसके भी कुछ अल्टरनेटिव्स हैं, वो अभी हम देखते हैं। पहले कैलकुलेशन देख लेते हैं। आपको जितना HRA मिला है, आप उसका कितना पार्ट आपका एग्जेम्प्ट होगा, जो कि माफ होगा टैक्स से। तो 3 ऑप्शंस दे रखे हैं, इन 3 में से जो भी लीस्ट होगा, जो भी सबसे छोटी अमाउंट होगी, वो आपकी एग्जेम्प्ट हो जाती है। तो पहला है कि भाई आपको जितना HRA रिसीव हुआ है, टोटल HRA रिसीव, जितना भी आपको HRA रिसीव, मान लेते हैं कि आपको, अच्छा जितना भी HRA रिसीव हुआ है आप अपनी मर्जी से अमाउंट लिख लीजिए। उसके बाद है एक्चुअल रेंट पेड लेस 10% ऑफ सैलरी। एक्चुअल रेंट पेड, असलियत में आपने कितना रेंट पे किया है पूरे साल में, और 10% जो है ना सैलरी का वो आप हटा लीजिए।
तो 10%, अभी हमने सैलरी कितनी थी 8,45,000 ली थी, उसका 10% आप माइनस कर देंगे। एक्चुअल में हमने पूरे साल में जितना रेंट पे किया, मान लेते हैं हम 10,000 रुपये रेंट पे करते हैं, तो एक साल में हमारा रेंट हो गया 1,20,000 और 10% सैलरी का आप माइनस कर देंगे, फिर कुछ अमाउंट आएगी। अगर आप मेट्रो सिटीज में रहते हैं, अगर आप मेट्रो सिटी में रहते हैं, और मेट्रो का मतलब यहाँ पर 4 शहर हैं, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, या अगर आप मुंबई में रहते हैं, तो सैलरी का जो 50% है वो आप यहाँ पर कैलकुलेट कर लीजिए, और बाकी जगह पर 40% सैलरी का कैलकुलेट कर लीजिए। तो सैलरी हमने करीब 8 लाख के आसपास यहाँ पर एज्यूम करिए, 8,45,000, तो उसका 50% 4 लाख समथिंग हो गया। तो इन तीनों में से जो भी लीस्ट अमाउंट होगी, मान लेते हैं लीस्ट अमाउंट यही हमारी निकलती है या फिर ये निकलती है, जो भी हमारी निकलती है, उस अमाउंट को हम एग्जेम्प्ट ट्रीट करेंगे, वो अमाउंट हमारी एग्जेम्प्ट हो जाएगी। तो उस एग्जेम्प्ट अमाउंट को हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। इसके अलावा कई सारे रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी हो सकते हैं जो कि हमारे एग्जेम्प्ट हो। मिसाल के तौर पे अगर हमें ग्रेच्युटी मिला है, अगर हमें ग्रेच्युटी मिला है तो कब एग्जेम्प्ट होता है? तो ग्रेच्युटी तब एग्जेम्प्ट होता है जब मिनिमम 5 ईयर्स की आपकी एम्प्लॉयमेंट की सर्विस हो, कम से कम आपने 5 साल वहां पे काम किया हो। और अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो 100% ग्रेच्युटी आपकी एग्जेम्प्ट हो जाती है। अगर आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, उस केस में आपको कैलकुलेशन करनी पड़ती है। अगर आपको एचआरए मिलता है तो उसमें भी वही है कि 3 पॉइंट है, इन 3 में से जो भी लीस्ट होगा वो आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो पहला है एक्चुअल में आपको जो भी एचआरए मिला है, एक्चुअल अमाउंट जो भी आपको रिसीव हुई है। दूसरा है 20 लाख रुपए, या फिर अगर आपका एम्प्लॉयर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट के अंदर कवर होता है तो आप कर लीजिए 15/26 मल्टीप्लाई में जितने ईयर्स की आपकी सर्विस है, और पार्ट देयर ऑफ का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल आपकी सर्विस 5 साल 5 ईयर्स 3 महीने के लिए है, तो 5 ईयर्स 6 महीने से जो कम की सर्विस होगी उसे आप 5 साल ही मानेंगे, और 6 महीने से ज़्यादा की अगर सर्विस होगी तो उसे आप 1 साल मान लेंगे। यानी कि अगर आपकी सर्विस 5 साल 5 ईयर्स 8 मंथ्स है तो हम मान लेंगे कि आपकी ईयर 6 ईयर्स की सर्विस है, और यहाँ पर आप 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई बाय 6 इनटू में जो आपकी लास्ट सैलरी आपने उठाई थी मंथ में, जो भी आपकी मंथली सैलरी थी, वो आप मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर आपका एम्प्लॉयर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट के अंदर कवर नहीं होता है तो उस केस में आपकी जितनी भी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस है, उसमें पार्ट देयर ऑफ नहीं है। यानी कि अगर आपने 10 साल की आपकी सर्विस है, 10 साल 10 ईयर्स 9 मंथ्स की, आप उसे 10 साल ही मानेंगे। जितने भी आपके कंप्लीटेड ईयर्स हैं आप उसको मल्टीप्लाई करोगे, और आपके 10 महीने की एवरेज सैलरी जो होगी वो आप मल्टीप्लाई कर दोगे। तो ये 1, 2 और 3 इन तीनों में से जो भी लोवेस्ट अमाउंट होगी उतनी अमाउंट ग्रेच्युटी की आपकी एग्जेम्प्ट हो जाएगी। तो इसी तरीके से हो सकता है कि आपको लीव एनकैशमेंट मिला हो। कई जगह ऐसा भी होता है कि अगर आप जॉब छोड़ देते हैं, आप रिटायर होते हैं, तो हर साल आपकी लीव अगर अनयूज्ड रह जाती है, जो कि आपकी अनयूज्ड लीव रहती है, वो आपकी एक्यूमुलेट हो जाती है और आपको उसका बेनिफिट मिल जाता है कैश की फॉर्म में। तो उस केस में भी अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो जितनी भी आपकी लीव एंड कैश हुई है वो 100% एग्जेम्प्ट हो जाती है, उस पर टैक्स नहीं लगता। और अगर आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उसमें भी 3 पॉइंट है, 3 में से जो सबसे कम होगा उतनी अमाउंट आपकी एग्जेम्प्ट हो जाती है। तो आपकी 10 महीने की सैलरी, 10 महीने की एवरेज सैलरी, या जितना भी आपको लीव एनकैशमेंट का अमाउंट एक्चुअल में रिसीव हुआ है, या फिर अमाउंट इक्वल टू सैलरी, अमाउंट इक्वल टू सैलरी फॉर द लीव, जितनी भी लीव आपकी एनकैश हुई है अगर उसको सैलरी में कन्वर्ट कर दें तो कितना अमाउंट होगा? तीनों में से जो कम अमाउंट होगा उतना अमाउंट आपका एग्जेम्प्ट हो जाता है। तो जो भी आपके एग्जेम्प्ट अलाउंसेज हैं आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद है स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो कि 50,000 रुपये की आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है, अगर आपके
एक से ज़्यादा एम्प्लॉयर हैं, मान लो आपने पूरे साल भर में 5 महीने एक जगह काम किया, फिर बाकी के 7 महीने दूसरी जगह काम किया, तो उस केस में हो सकता है कि दोनों एम्प्लॉयर अपने फॉर्म 16 में अलग अलग 50-50 हज़ार की डिडक्शन दें, लेकिन आपको ओवरऑल 50,000 की ही डिडक्शन मिलेगी, चाहे आपके एक से ज़्यादा एम्प्लॉयर भी हो। मैक्सिमम आपको जो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी वो 50,000 की मिलेगी, आपकी सैलरी इनकम कितनी भी हो। आपकी सैलरी 50,000 पर मंथ हो या 1 लाख पर मंथ हो, डज नॉट मैटर, आपको 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी ही मिलेगी। कुछ स्टेट में प्रोफेशनल टैक्स भी एप्लीकेबल होता है जो कि 2,500 तक हो सकता है, और कुछ केसेस में ये अप्लाई होता है। अगर आपके ऊपर प्रोफेशनल टैक्स लगता है और आपका एम्प्लॉयर आपके बिहाफ पे प्रोफेशनल टैक्स पे करता है, आपके फॉर्म 16 में वो लिखा होगा, अगर वो लिखा है तो एज इट इज आप डाल दीजिए। तो मैं जितने भी आपको यहाँ पर अमाउंट बता रहा हूँ, आपके फॉर्म 16 में ऑलरेडी अमाउंट कैलकुलेटेड होगी, आपको बस उसमें से देख के यहाँ पर डालनी है। अगर आपका टैक्स डिडक्ट हुआ है तो अपने एम्प्लॉयर का 10 नंबर और जितना भी सैलरी पे आपका टीडीएस कटा है वो अमाउंट यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं। अगर इसके अलावा भी आपकी कोई सैलरी इनकम है, आप सेव एंड ऐड अनदर सैलरी भी कर सकते हो, अदरवाइज आप इसको सेव कर सकते हो। इसके बाद अदर सोर्स की इनकम में जितना भी आपको सेविंग्स बैंक अकाउंट से इंटरेस्ट मिला है, यहाँ पर आप सिर्फ सेविंग्स बैंक का इंटरेस्ट डालिएगा, क्योंकि इसकी आपको डिडक्शन भी मिलती है। अगर फिक्स डिपॉजिट आपका है और या पोस्ट ऑफिस में आपका डिपॉजिट है, या आपको रिकरिंग आपका डिपॉजिट है जिसे हम आरडी कहते हैं, उसका अगर कोई इंटरेस्ट है तो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपकी कोई अदर इनकम है अदर सोर्स की, फॉर एग्जांपल आपको लेट से आपको कुछ कमीशन इनकम हुई है, आपने कोई ट्रांजैक्शन करवा दी थी जो कि आपका रेगुलर इनकम नहीं है, आपकी बिजनेस इनकम नहीं है, तो आप अदर इनकम में यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। या आपने कोई प्राइज मनी आपको रिसीव हुआ है तो भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी सैलरी के अलावा अदर सोर्स में अगर आपकी कोई एग्जेम्प्ट इनकम है तो भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। अगर आपकी एग्रीकल्चरल इनकम है अप टू 5,000 रुपीज़, तो भी आप ITR 1 के अंदर मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद आती है आपकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम। देखिए, अगर आपकी एक हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है तो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। एक से ज़्यादा अगर आपकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है तो उसे आपको ITR 2 के अंदर आपको दिखाना पड़ता है। अगर आपकी सिर्फ एक ही हाउस प्रॉपर्टी आपने रेंट पे दे रखा है तो, और उस पर अगर आपने होम लोन भी ले रखा है तो आप होम लोन की डिडक्शन भी ले सकते हैं, या फिर आपने जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो भी आप ले सकते हैं। या फिर आपने रेंट पे नहीं दे रखा है, आपने रेंट पे नहीं दे रखा है, आपका खुद का एक ही घर है, लेकिन आप जो आपका खुद का एक ही घर है वो घर आपके लिए आपने लोन ले रखा है, होम लोन ले रखा है, तो उस घर के होम लोन के लिए भी आप 2 लाख रुपए तक का साल में जो आप इंटरेस्ट पे करते हैं, तो 2 लाख रुपए इंटरेस्ट तक की डिडक्शन आप हाउस प्रॉपर्टी के सेक्शन में क्लेम कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप अपनी हाउस प्रॉपर्टी की डिटेल से डालेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा इंटरेस्ट पेड ऑन लोन फॉर दिस हाउस प्रॉपर्टी, आप यहाँ पर मेंशन करके उसे भी क्लेम कर सकते हैं। कैपिटल गेन और बिजनेस की इनकम ITR 1 के अंदर नहीं आती है तो हम उसको नहीं देख रहे। अगर वो आप इसमें डालेंगे तो आपकी ITR 1 नहीं, आपकी बिजनेस इनकम डालेंगे तो ITR 3 या ITR 4 फाइल होगी। और अगर बिजनेस इनकम नहीं है, सिर्फ कैपिटल गेन है, तो आपको ITR 2 फाइल करनी पड़ती है, जो कि हम आने वाले वीडियोज में देखेंगे। अब बात करते हैं डिडक्शंस की, जिसका बेनिफिट आपको लेना है। वो ATC के अंदर आप बेनिफिट ले सकते हैं। बहुत सारी तरीके की डिडक्शंस अंडर सेक्शन ATC हो सकती है। फॉर एग्जांपल, बच्चों की स्कूल की फीस हो, आपका लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम आपने पे किया हो, खुद का पे किया हो, फैमिली का पे किया हो, आपने प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूशन किया हो, या फिर आपने इस पे इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम म्यूचुअल फंड में आपने इन्वेस्टमेंट किया हो, बच्चों की स्कूल की फीस हो गई, आपने होम लोन का रीपेमेंट किया हो, या आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी हो, उस पर जो स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्जेस हैं उसका डिडक्शन भी आप यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। लेकिन ध्यान में रखने वाली बात यह है कि ATC में जितने भी आपने एक्सपेंसेस या इन्वेस्टमेंट करी है, मैक्सिमम डिडक्शन 1,50,000 तक की हो सकती है, उससे ज़्यादा की डिडक्शन नहीं हो सकती है। और डिडक्शन के ऊपर हमने एक डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी बनाया है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। बाकी ATC में आप ये डिडक्शंस डाल सकते हैं। इसके अलावा ATTTA जो आपने अदर सोर्स में डाला होगा ना, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर जाएगा, लेकिन इनकम टैक्स की वेबसाइट में आपको दोनों जगह मैनुअली डालना पड़ता है। तो ये बेनिफिट है जब आप क्लियर टैक्स के थ्रू अपनी रिटर्न फाइल करते हैं। इसके अलावा अगर आपकी और भी डिडक्शंस हैं, फॉर एग्जांपल मेडिकल एक्सपेंडिचर आपने किया है,
या फिर आपने हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया या प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कराया आपने अपनी फैमिली का, वो आप यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। तो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप मैक्सिमम 5000 तक का आप क्लेम कर सकते हैं। और एजुकेशनल लोन अगर आपने लिया है तो वो आप यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं, उस पर जितना भी आपने इंटरेस्ट पे किया है। इसके अलावा बाकी सेक्शंस भी हैं जो कि एनपीएस से रिलेटेड है, नेशनल पेंशन स्कीम, ये भी हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। जो हमारा डिडक्शन वाला वीडियो है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से डिडक्शंस डिटेल में समझ सकते हैं, कौन कौन सी कंडीशंस हैं डिटेल अलग अलग डिडक्शंस को क्लेम करने के लिए। इसके बाद आप टैक्सेस पेड वाले सेक्शन में जाएंगे, जहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि और इसके अलावा भी अगर आपका कोई टीडीएस डिडक्ट हुआ है तो आप 26AS को डायरेक्टली यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, और जितना जितना टीडीएस डिडक्ट हुआ है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा, आपको कोई मैनुअल एंट्री करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और उसके बाद आप टैक्स फाइलिंग वाले सेक्शन में जा सकते हैं, जहाँ पर आपको ये बता देगा कि आपका अगर कोई टैक्स ड्यू है या कोई डिटेल जो आपने मिस कर दी है, जैसे यहाँ पर ये बता रहा है कि हमने इसमें टीडीएस की डिटेल्स नहीं डाली, तो हम यहाँ पर कंफर्म कर सकते हैं कि अगर हमारा कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं हुआ तो हम सेव एंड कंटिन्यू भी यहाँ पर कर सकते हैं। और इस तरीके से हमारी आईटीआर यहीं से डायरेक्टली फाइल हो जाएगी, और हम कंप्यूटेशन भी यहाँ से जनरेट कर सकते हैं, जिसे हम बहुत प्रोफेशनल तरीके से ऑटोमेटिक कंप्यूटेशन जनरेट हो जाएगी। वही चीज़ आप कर सकते हैं इनकम टैक्स की वेबसाइट में, लेकिन हर चीज़ आपको यहाँ पर मैनुअली करनी पड़ेगी, और जो भी डिटेल्स आपको होगी वो आपको मैनुअली डालनी पड़ेगी, कैलकुलेशंस आपको मैनुअली करनी पड़ेगी, कंप्यूटेशन ऑटोमेटिकली जनरेट नहीं होगी। तो आई विल सजेस्ट यू कि आप क्लियर टैक्स के थ्रू आईटीआर फाइल करें, फ्री है, सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करें और अपना टाइम बचाएं, और मैक्सिमम 7 to 8 मिनट्स में आप अपनी आईटीआर 1 बहुत आसानी से फाइल कर सकते हैं। अगर आपके पास फॉर्म 16 है सॉफ्ट कॉपी में, फिर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली फॉर्म अपलोड करें, सारी डिटेल्स ऑटोमेटिकली प्रीफिल्ड हो जाएंगी। इन केस अगर आपके कोई डाउट रहते हैं आईटीआर 1 को फाइलिंग के लेके, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, डायरेक्टली मुझे ईमेल कर सकते हैं। क्लियर टैक्स को एक्सेस करने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ से ज़रूर उसे एक्सेस करिए।